नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाने में मदद करें, स्वयं भी करें, दूसरों से भी करवाएं, क्योंकि 2 मिलियन में अब केवल 2 लाख बाकी। वक्फ बिल पास हो गया, एक्ट बन गया, एक्ट बनने के बाद चैलेंज भी हो गया, लेकिन साहब ये अगर ये ट्रायल था तो ये ट्रायल पूरी तरह से सफल है। ट्रायल पूरी तरह से सफल ये है क्योंकि 2 बातें कही थी मुस्लिम प्रतिनिधियों ने, और वो जो 2 बातें थीं वो दोनों की दोनों बिल्कुल फुस साबित हुई, फुस पटाखा। पहली बात क्या थी कि हम पूरे देश में शाहीन बाग जैसे प्रदर्शन लगा देंगे। आपने कहीं देखा? एक प्रदर्शन हुआ पार्क सर्कस कोलकाता में, और वो भी क्यों हुआ? उसको पार्टी वर्कर्स ने ऑर्गेनाइज़ किया, इसलिए हुआ। और उसके बाद, उसके 2 दिन बाद जो रामनवमी की शोभा यात्राएँ निकली पश्चिम बंगाल ने, उन सब ने ये बुला दिया कि भाई कोई पार्क सर्कस में किसी तरह की कोई बवंडर भी हुआ था, हालांकि वो उसमें कोई ऐसी कोई तोड़ा फोड़ी या इस तरह की बात भी नहीं थी, लेकिन पूरे देश में शांति है। जुम्मे के दिन शांति थी, आज भी शांति है। कुछ प्लानिंग हो रही होगी, कुछ हो रहा होगा, लेकिन हाँ, शाहीन बाग तो होता हुआ अब दिख नहीं रहा। क्योंकि शाहीन बाग इसलिए होता हुआ नहीं दिख रहा क्योंकि शाहीन बाग के लिए साहब बहुत लॉजिस्टिक्स चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। वही जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे एक ज़माने में और कन्याकुमारी से चलकर और श्रीनगर तक गए थे, वो पद यात्रा करने गए तो 24 मिनट और 1 किलोमीटर की पद यात्रा के बाद वापस गाड़ी में बैठ गए। कहाँ है साधन? उन साधनों में जो सैकड़ों करोड़ रुपए जो लगे थे वो अब कहाँ से आएंगे? पहले तो साहब आ रहे थे, बहुत आसान भी था। अब तो ट्रंप ने सबकी ऐसी तैसी न वैसे कर दी है, बल्कि जो लोग जो अपने पैसे दे रहे थे और चैरिटी भी दे रहे थे, उनको सबको अपना दूसरा संकट आ गया है कि भैया अपनी जान तो बचाओ। ये टैरिफ वैरिफ, ये मार्केट रिसेशन, ये सब जो हो रहा है, इसमें तो कहीं किसी तरह के पैसे बचने ही मुश्किल है। कुछ पैसे हैं अगर तो बस भारत में ही मिल सकते हैं, वहीं जाकर इन्वेस्ट करो। तो ऐसी स्थिति में यह भी अब लगभग तय है कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे भारत में लागू किया जाएगा। और क्यों नहीं लागू होना चाहिए? आप देखें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की आवश्यकता केवल एक समाज के कारण पड़ रही है, और उस समाज का नाम है मुस्लिम समाज। क्योंकि मुस्लिम समाज जो है, उन्होंने इस प्रकार के मध्ययुगीन कानून अपना रखे हैं जिसमें कि विशेषकर से महिलाओं का बहुत बुरी तरह से शोषण होता है। महिलाओं को बच्चों की कस्टडी नहीं मिलती, उनकी गार्जियनशिप नहीं मिलती, उनको अडॉप्शन के राइट्स नहीं हैं, उनको विल्स में जगह नहीं मिलती। हाँ जी, उनको वैसे तो शरीयत लागू है, 1937 शरीयत एप्लीकेशन एक्ट लागू है, लेकिन उनको तलाक अपने आप नहीं मिल सकता। ये सारी चीज़ें जो यूसीसी आया आपके उत्तराखंड में, उसने दूर की। और उसने दूर ये की कि भाई सबसे पहली बात, जो महिलाओं से संबंधित जो प्रावधान है उसमें पूरी तरह से बराबरी होगी। जो अधिकार पुरुष को वही अधिकार महिला को। यदि पुरुष को अधिकार है तलाक देने का तो वो कोर्ट के माध्यम से देगा, महिला को कोर्ट के माध्यम से ही तलाक लेने का भी उतना ही हक है जितना पुरुष को कोर्ट के माध्यम से तलाक देने का है। अब ना तलाक बिद्दत होगा, ना तलाक हसन होगा। तलाक चाहिए तो कोर्ट जाइए, बिल्कुल जैसे कि हिंदू जाते हैं कोर्ट में अपनी मैरिज डिसॉल्व कराने के लिए। अजीब अजीब से कानून बना रखे। एक कानून बनाया हुआ है मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट, उसमें यहाँ तक प्रावधान कर रखा है कि भाई अगर आप कोई महिला जो है वो अपना धर्म छोड़ देती है, मज़हब छोड़ देती है, मुसलमान से गैर मुसलमान बन जाती है, तो भी उसकी मैरिज जो है ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होगी। उसके लिए भी उसको काजी के पास जाना पड़ेगा। जबकि शरीयत में ये है कि साहब कि अगर कोई गैर मुसलमान बन गया तो उसकी सारी की सारी शादियाँ वादियाँ जो हैं वो तमाम तुरंत ख़त्म हो जाएंगी। ये ना केवल फतावा आलमगीरी में, ये आपके जितने भी बड़े बड़े आलिम उलमा हुए हैं उनकी सारी तफसीरों में, तकरीरों में, सब में आपको मिल जाएगा, आपको उनके फतावों में मिल जाएगा। आप फतावा रज़विया देख लीजिए,
वो तो बात बात पे साहब उनकी जो है कि साहब उनका निकाह ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा साहब कि अगर वो केवल काफिरों की श्रेणी में आ जाएंगे, वो तो देवबंदियों को भी काफिर कहते हैं। लेकिन मुस्लिम डिसोल्यूशन एक्ट ला के ये कर दिया गया कि साहब कि जिससे महिलाएं जो हैं वो अगर इस्केप होना चाहे एक बैड मैरिज से, तो उनको ये इस्केप रूट भी ना मिले कि वो धर्म परिवर्तन कर लें, क्योंकि कुछ महिलाओं ने कर लिया था। कुछ संभ्रांत परिवार की महिलाएं जो कि छूट पाना चाहती थी, वो बदल के क्रिश्चियन हो गई। क्रिश्चियन क्यों हुई? क्रिश्चियन इसलिए हुई क्योंकि उस समय क्रिश्चियन पावर जो थी वो रूल कर रही थी भारत को, और उनको पता था कि भाई ये जो हमारे आलिम उलमा मौलवी जो है ये अंग्रेज़ सरकार से पंगा नहीं ले सकते। उसके बाद साहब मौलवी मौलानाओं ने हंगामा किया, कुछ भी किया, जो भी किया, और सरकार जो थी उस समय की कांग्रेस सरकार सेंटर में, प्रोविंसेस में उस समय, तो कांग्रेस ने कोऑपरेट किया और कोऑपरेट करके ये लॉ लिया है। बाद में जब रिफॉर्म हुआ, बताइए आपकी 1956 से लेके 1958 तक कई टुकड़ों में हिंदू कोड बिल पास हो गया। हिंदू कोड बिल में साहब आपके वहाँ पे हिंदू मैरिज एंड डिवोर्स का भी एक लॉ आ गया, आपके हिंदू गार्जियनशिप का भी आ गया, अडॉप्शन का भी आ गया, ये सारे कानून वहाँ पे आ गए। लेकिन मुसलमानों का कुछ भी नहीं आया, बल्कि 1956 में किसी हंगेरियन मैगज़ीन में इंटरव्यू दिया था, आज प्रखर श्रीवास्तव बता रहे थे अपने प्रोग्राम में दूरदर्शन पे, उसमें नेहरू जी ने साफ साफ कह दिया कि साहब कि देखिए वो अल्पसंख्यक है, हम उनका रोया नहीं दुखा सकते, हम उनके ऊपर ऐसा थोपेंगे तो साहब उनको बड़ा बुरा लगेगा। उनको कतई बुरा नहीं लगा जब वो पाकिस्तान बनवा ले गए, लेकिन उनको बड़ा बुरा लगेगा अगर मान लीजिए वो उनके ऊपर एक सेक्युलर देश, जिसको वो कह रहे थे, सेक्युलरिज्म की बात करते थे हर समय, और 1956 तक तो वो सोशलिस्ट भी हो गए थे, तो सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म की बात करने वाला जो था वो अल्पसंख्यकों के प्रति इतना उदार था कि उसमें चाहे महिलाओं की ऐसी तैसी हो जाए, बच्चों की ऐसी तैसी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ना कोई गार्जियनशिप, ना कोई महिला को किसी तरह का तलाक में राइट, ना कोई अडॉप्शन अलाउड, और तो और शरीयत एप्लीकेशन एक्ट का तो गजब का है साहब। शरीयत एप्लीकेशन एक्ट में है सब पूरी तरह से फॉर द अशराफ, बाय द अशराफ, ऑफ द अशराफ है। क्यों? एग्रीकल्चरल लैंड एग्जेम्प्टेड थी उसके अंदर, और एग्रीकल्चरल लैंड के एग्जेम्प्ट होने का मतलब उस समय तो लखनऊ में जो हवेलियाँ भी थी वो भी एग्रीकल्चरल लैंड में ही आती थी, लखनऊ और दिल्ली की हवेलियाँ। तो एग्रीकल्चरल लैंड जो थी वो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट से एग्जेम्प्ट थी, और उसके अलावा जो वसीयत का जो अधिकार था, तो वसीयत जो है वो शरई तरीक़े से होगी या कि नूरानी तरीक़े से होगी, नूरानी नहीं कहें तो आप क्रिस्तानी कह लें, क्रिस्तानी तरीक़े से होगी। ये भी आला अशराफ के मूड पर डिपेंड करता था, क्योंकि आला अशराफ को अगर अपनी विल्स और लेगेसीज जो थी वो शरई हिसाब से अगर करनी थी, तो उसके लिए उनको एक अलग से डिक्लेरेशन देना था, और बस डिक्लेरेशन मत दो और अपनी विल्स जो है वो जैसे कि बाकी कानून जो है वो सबके लिए है, उसी हिसाब से आप करते रहो। नवाब हमीदुल्लाह खान भोपाल वाले, हमारे मिस्टर सैफ का मतलब तलवार होता है, तो जो सैफ अहमद ख़ान के नानी के पिताजी को परनाना कहेंगे, क्या कहेंगे, जो भी मान लो, तो उनकी नानी के जो पिताजी थे हमीदुल्लाह खान, तो उनकी एक जो थी बेटी, वो तो चली गई पाकिस्तान। अब अगर वो शरीयत के हिसाब से उनको अपनी जायदाद देनी पड़ती, तो भाई 3/4 जायदाद तो उनको अपने भाइयों में बांटनी पड़ती, यही शरीयत है। और 1/4 वो दे सकते थे, लेकिन
शरीयत एप्लीकेशन एक्ट में तो ये था, उन्होंने तो डिक्लेरेशन दिया नहीं था भाई। किसी नवाबजादे ने, किसी राय साहब ने, किसी ने, ज़मींदार ने, किसी ने ये जो डिक्लेरेशन था वो नहीं दिया, और मज़े से मौज से अपनी ज़मीनें खुर्द-बुर्द की वसीयतें लिख लिख के, जो ख़ुद की भी थी वो भी और जो नहीं थी वो भी। और बाकी वक्फ़ का धंधा भी खूब हुआ उसी चक्कर में, वो बाद में हुआ। तो अब ये समय आ गया है कि भाई ये सब जो ढोंग पाखंड है ये बंद किया जाए और सभी लोग जो हैं वो एक कानून के अंदर काम करें। आखिरकार आर्टिकल 44 तो है ना हमारे यहाँ, जो कहता है कि साहब के सबके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। इसमें कोई शरई मामलात नहीं है। शरई मामलात केवल दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए किए गए हैं। उसमें से सारे नवाबजादे, सारे आपके राजा रजवाड़े, सब के सब साफ बच निकले थे। तो आइए अब इस प्रक्रिया को भी पूरा करवाएं। उत्तराखंड वाला एग्जाम्पल आ गया सामने, उदाहरण आ गया सब, और उसी में से कोई जो भी कमी पेशियाँ हैं उसको दूर करके और अब सेंटर का लॉ आ जाना चाहिए। बताइए आप क्या सोचते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।